अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर, बल्कि तीनों खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक तो आज इस्लामाबाद में धमाका और ख़ुदकुश धमाका। शुरू में जब इतलात आई तो लगा ऐसे कि जैसे किसी वैन में कोई धमाका हुआ है और कोई सिलेंडर फट गया है, जिस तरह कोई सीएनजी सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर फट गया है। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ख़ुदकुश धमाका था, जिसमें एक बंदा जिसने चादर ओढ़ी हुई थी, वो पुलिस की वैन के पास जाकर उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। अब यह है कि उसके बारे में जो तफसीलात आ रही हैं, वो भी टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक जो हलाकतों की तादाद है, कोई 12 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं और तकरीबन कोई 27 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या एक रूटीन का एक धमाका है या उससे डिफरेंट है? तो ये एक रूटीन से डिफरेंट धमाका है। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी अवाम इस तरह के धमाकों से कोई ना आशना नहीं है। हम पहले भी ये देखते आए हैं कि ये धमाके होते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से पैटर्न चेंज हो गया था। उसमें जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको टारगेट कर रहे थे, और जो ज़्यादातर उनके हदफ होते थे वो भी ये खैबर पख्तूनख्वा में होते थे या फिर बलूचिस्तान में होते थे। ये इस्लामाबाद जो है, ये काफ़ी देर बाद उन्होंने इसको अपना टारगेट किया है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि कल दिल्ली में भी एक धमाका हुआ है। दिल्ली में उधर लाल किला के पास एक मेट्रो स्टेशन है और उसके बाहर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कोई 8 अफराद हलाक हुए और 20 ज़ख्मी हुए। अब जब इंडिया में धमाका होता है तो हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं कि क्या हमने किया है, या ये है कि क्या इंडिया हम पर इल्ज़ाम लगाएगा। हमारी आपस में हिस्ट्री इसी तरह की है ना। तो इंडिया ने अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन मोदी ने एक बात की है। उसने कहा है कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंच जाएंगी और इसके पीछे मौजूद अफराद नहीं बच पाएंगे। ये कल धमाका हुआ है और उन्होंने आज बात की है। तो आज जो है, यानी कि कल उनके दारुल हुकूमत में धमाका हुआ है, इंडिया के दारुल हुकूमत में, और आज जो है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में धमाका हुआ है। और साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इंडिया पर ही शक किया है कि इंडिया इस तरह के धमाकों में मुलव्वस हो सकता है। लेकिन जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने तालिबान की बात की है, और ये दोनों ही बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से कि इंडिया के साथ भी हमारे बड़े हॉस्टाइल रिलेशनशिप हैं। वो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नाकामी हुई, वो उसी से अपने आप को उसको हज़म नहीं कर पा रहे, बल्कि किसी न किसी लेवल पर वो तैयारी में रहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान के लिए आजकल टर्की से एक टीम आई हुई है। पहले जो उधर इस्तंबुल में मुज़ाकरात होते रहे, नाकाम हो गए। उसके बाद अभी उनके जो टर्की के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं और उनके वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा, वो पाकिस्तान इसी सिलसिले में आए हुए हैं कि इन दो ममालिक के दरमियान किसी तरह को पैचअप कराया जाए। ईरान वाले जो हैं वो भी कोई दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं कि हम आप लोगों के दरमियान कोई सुलह के मामला जो हैं उसको आगे बढ़ाने में कोई मदद कर सकते हैं। अब इस दौरान ये धमाका हो गया। ये धमाका किसकी तरफ से हुआ है? एक तो मैंने आपको बताया कि पहले जो टारगेट थी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी। अब जो है ये उससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ धमाका हुआ है। और दूसरा जो एक और धमाका हुआ है वो वाना में हुआ है, और वो कल हुआ है। वाना में जो धमाका हुआ है, उधर एक कैडेट कॉलेज था, उसको अटैक किया गया है, जिसमें एक बारूद से भरी हुई एक गाड़ी वो उनके मेन गेट से टकरा गई। और ये इनका एक मिलिटेंट्स का एक तरीकाकार होता है कि जब इन्होंने किसी जगह पर घुसना होता है तो जो गेट है उसको ये इस तरह क्रैश करते हैं, उसको इस तरह तबाह करते हैं, और उधर जो हिफाजत पर मामूर लोग होते हैं वो उसमें यानी बेचारे मारे जाते हैं, और ये अंदर उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। पहले भी हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर ये देखा। और फिर वो अंदर बीटी के उधर बिल्डिंग के अंदर घुस के तकरीबन
कोई 650 लोग बिल्डिंग के अंदर थे, जिसमें स्टाफ भी था, और तकरीबन कोई 550 स्टूडेंट्स थे। अभी इतलात ये आ रहे हैं कि ये उनको बहफाजत निकालने में कामयाब हो गए हैं। कुछ हलाकतें हुई हैं चंद एक, जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तकरीबन कुछ 10 से कम ही हैं, शायद 3 या इस तरह से। और उनको ये जो रिकवर करने में या उनको बाजियाब कराने में या उनके कब्ज़े से निकालने में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कामयाब हो गई हैं। तो कल वाला धमाका और आज वाला धमाका, कल वाला धमाका एक स्कूल पर किया गया, उसकी बिल्डिंग को अटैक किया गया, लॉ इन्फोर्समेंट पर नहीं हुआ। आज वाला धमाका कहने को आप कह सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट पर हुआ है, वो इस तरह से कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वैसे हम जब पुलिस का जिक्र करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो कौन सा इंसान है। मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था कि मैंने वो जो सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें जो पुलिस की वैन है जिसके पास उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया है, उसमें आगे पुलिस वाले मुझे नज़र आ रहे थे। एन मुमकिन है कि जो पीछे भी वो डाला टाइप जो होता है उसमें पीछे भी शायद बैठे होंगे। अब ये लोग जो हैं ये भी तो हर जगह पे जिधर जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे खड़े हों तो इनकी जान हथेली पर होती है। अब ये देख लें कि उसने जो सुइसाइड बम्बर है उसने टारगेट करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया कि जिधर साज हो पुलिस की वैन है। कई एक ये भी ख्याल किया जाता है कि वो कचहरी के अंदर जाना चाह रहा था, उधर वो दाखिल नहीं हो पाया तो लिहाजा उसने इधर ही कर दिया। लेकिन यह है कि वो बेचारे पुलिस वाले जो हैं इसी तरह गुमनाम जो है वो मारे गए, बेचारे शहीद हो गए। इसी तरह जो बाकी जगहों पर भी वो टारगेट होते हैं, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर ये धमाका और जो उधर है, जो उधर स्कूल की बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, ये अब जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इंडिया मुलव्वस है या इंडिया आगे क्या करने जा रहा है? नाज़रीन, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब जो है ना, अभी तक हमारी एक आप समझें कि एक हालत जंग में है। ये एक दरमियान में जो इंडिया वालों ने, मोदी ने कहा था कि ये दरमियान में पॉज है, वक्फ़ है, ठीक है। अब वक्फ़े के दौरान इसी तरह की कुछ झड़पें तो होती हैं और होंगी। दूसरा, अब यह है कि वो दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान और इंडिया, यानी कि उनका दुश्मन एक है और इसने उनको दोस्त बना दिया है। और दोनों जो हैं यानी कि उनकी अपनी अपनी एक अथॉरिटी अंडरमाइन हुई हुई है। मोदी की अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है, यानी कि उसने जो अपना एक इमेज प्रोजेक्ट किया हुआ था कि एक इमर्जिंग पावर का और एक डिफेंस पावर का, वो सारा जो है वो खाक में मिल गया। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान है कि जो लोगों को ये मिथ पढ़ाते आए हैं, हम भी उसको प्रमोट करने में कामयाब थे कि जी ये जो है एम्पायर की ग्रेवयार्ड है अफ़गानिस्तान, और ये जो तालिबान है ये जिसके पीछे पड़ जाएँ तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली अब जब हम उनके घर पर जाकर धमाके करते हैं तो वो भी उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है और वो किसी न किसी तरीके से विंडिक्टिव होंगे और हो रहे हैं। तो ये इनकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी हो सकती है। हम एक बड़ी ख़तरनाक जंग में दाखिल हो चुके हैं, और ये जंग कि जिसमें हमारे जो दो हमसाए हैं उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को सैंडविच किया हुआ है। एक के पास जो है कोई सुइसाइड बम्बर हैं, मिलिटेंट्स हैं, दूसरा जो है वो हो सकता है कि उनको पैसे देता हो। तो ये एक बड़ा एक डेंजरस किस्म की सिचुएशन है जिसमें हमें एक होश से भी काम लेना चाहिए और दलेरी से भी काम लेना चाहिए। दोनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब ये धमाका इंडिया ने कराया है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये धमाका अफ़गान, इसमें मुलव्वस क्या होता है? अफ़गानी मुलव्वस होते हैं। उधर जो वाना में कैडेट कॉलेज में हुआ है, उधर जो एक सुइसाइड बम्बर है उसके बारे में ये इतलात हैं कि वो अफ़गानी था। इसके बारे में भी अभी तहकीकात हो रही हैं। इतलात ये हैं कि ये इधर आया था और ये को पीर वदाई साइड से ही इधर दाखिल हुआ है। मुझे इस पर डाउट लगता है। मुझे ये लगता है कि जब ये कोई सुइसाइड बम्बर आता है, ये नहीं होता कि जैसे वो अपने नान के नहीं जा रहा होता, ठीक है, या आपने किसी दोस्त को मिलने नहीं जा रहा होता कि जी वो वैन पे बैठा है, बस पे बैठा है, जी वो पहुंच जाएगा। इस तरह नहीं होता। वो पहले एक उसको माहौल से, यानी कि वो जिस जगह पर उसने ये सारी हरकत करनी होती है उधर वो उसको बुला लिया जाता है, उधर रखा जाता है। उसका कोई लोकल हैंडलर फैसिलिटेटर होता है, वही उसको पूरी तरह एक इक्विप करता है। जो उसके साथ उसने कोई उसको एमुनेशन की वो वेस्ट वगैरह उसने पहनानी होती है, वही करते हैं और फिर जो है आगे अटैक होते हैं।
आमतौर पे पैटर्न यही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं उधर से दीर से चला था और इधर उतरा और उसने कहा कि मैं जाके धमाका कर दें। ये बड़ा एक आप एक ख़ास एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जो बंदा आके कर रहा होता है उसको पता होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। तो एनीवे ये एक कोई बड़ी ये कोई नेक शगुन नहीं है। ये जो काम शुरू हो गया, अल्लाह करे हम इस इम्तिहान से भी गुजर जाएं। अब जो आखिरी मैंने एक टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा था वो है इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से, जिनका हमने कल जिक्र किया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उस हवाले से हमने जिक्र किया था। आज जो है यानी कि इस पर हम आपको पता होगा कि लेट नाइट उनकी वफ़ात होगी, रात को तकरीबन 12 बजे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन यह है कि उनके जाने के बाद जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ा एक पॉलिटिकली एक पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, और हम जो है जाने वालों को भी नहीं छोड़ते। जाने वालों के बारे में बात करना, उनकी अच्छाई बुराई बयान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ मैनर्स आने चाहिए कि आप किस तरीके से, एक बंदा चला गया है आप उसको माफ़ कर दें। और दूसरा ये है कि उनकी मौत से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हुआ क्या, कि अब यह है कि मैं जो कल बातें चली, पहले कोई इन्हीं के अपने एक एमएनए हैं, बल्कि शायद वज़ीर भी हैं आजकल, उन्होंने को चला दी थी कि वो वेंटिलेटर पर हैं। बाद में फैमिली को चलानी पड़ी, वो खुदा रहा वो वेंटिलेटर पर नहीं है। दूसरा, उसके बाद कोई शाम के टाइम या कोई 4-5 बजे ये मुख्तलिफ़ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि इरफान सिद्दीकी साहब वफ़ात पा गए, जिसमें कई जर्नलिस्ट भी शामिल थे जो कि इस तरह की हरकतें कर रहे थे। अब उसके बाद कोई एक बल्कि क्या नाम है जो हारून रशीद साहब एक कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने भी कोई ट्वीट कर दिया कि जी उनकी वफ़ात पहले हो गई थी और उनको यानी कि उसका ऐलान नहीं किया जा रहा था कि जी 27वीं तरमीम के हवाले से जो है ताकि वो पास हो जाए। और फिर मैंने इस पर जब मैंने देखा कि कोई इस तरह की बातें चल रही हैं तो मैंने इस पर कोई चेक भी कराया। मेरी उनके बेटे से दिन के टाइम भी बात हो चुकी थी। ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सिद्दीकी साहब को कोई सितंबर में जाकर ये कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो कोई मेरे ख्याल के 2 हफ्तों से हॉस्पिटल जा रहे थे। अब उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैंने हॉस्पिटल से चेक भी कराया, ख़ुद चेक कराया, डबल चेक कराया कि क्या ये बात गलत है या दुरुस्त है। ये बात गलत थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 7-8 बजे की, कि जिस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की ख़बरें चला रहे थे। और फिर मैंने इसको आके तरदीद भी की। अब जिनकी तरदीद हुई वो उनकी बड़ी सुबकी उनको महसूस हुई। रात को 12 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो है यानी कि वो इस तरीके से गिद्धों की तरह लगे हुए थे कि जैसे ये है जी कि हमने जो है ना ख़बर जो दी थी वो ठीक हो गई, के बजाय यानी कि एक बंदे के जाने पे एक माहौल ज़रा अफसरदा किस्म का होता है, वो इस पर खुशी मना रहे थे कि हमारी ख़बर ठीक हो गई। और भाई अच्छा, ये बात तो मुझे भी आइडिया था, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि ये इनका कोई सलूशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर इनको कहीं बैरून मुल्क भी किसी तरह शिफ्ट किया जाता है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये पता था कि वो जा रहे हैं, ही इज़ ऑन हिज वे आउट। लेकिन यह है कि अगर उसके जाने के बाद से पहले ही को लोग इस तरह की कुछ स्पेकुलेशन करना शुरू कर दें तो वो इंतहाई गलत है। और फिर उसको एक सियासी रंग दिया जाए कि जी मुझे किसी ने बताया था जी, मेरा सोर्स बड़ा मोतबर था। वो तो सोर्स की ऐसी तैसी आपके सोर्स की मोतबर होने की क्या अलामत है। देखें, अगर मसलन ये है कि मेरा कोई एक जर्नल जानने वाला हो और मैं पूछूं जी कि मुझे एक जर्नल ने बताया जी कि सिद्दीकी साहब जो हैं वो रहलत फरमा गए, अब वो हॉस्पिटल में हैं। अब जो मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट जानना इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि वो जनरल साहब हॉस्पिटल में होते हैं। अगर होते हैं तो उन्होंने क्या डबल चेक किया है, किस जगह पर है, यानी कि हॉस्पिटल में होने वाली हर चीज़ का तो उन्हें नहीं आइडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके तारक फजल साहब जो हैं, अगर कोई सियासतदान की हर बात ही ठीक हो तो फिर तो उन्होंने भी दिन को कहा था वेंटिलेटर पे हैं, वो वेंटिलेटर पर नहीं थे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपने अपने मुस्तनद सोर्स रखे हुए। सोर्स मुस्तनद वो होता है कि जो उस इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट होता है। अगर किसी इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई एक चौकीदार है वो रेलेवेंट है, वो सबसे मुस्तनद सोर्स है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मुस्तनद सोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको पता है
जो कि उस चीज़ों को होते देखा है या किसी तरह उससे रिलेट कर रहा है, उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको आप आगे डबल चेक भी कर सकते हैं। तो उस पर ये जिस तरीके से जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने कोई हरकतें की हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। और उसमें मीडिया वाले जो हैं इनका भी इंतहाई थर्ड क्लास रोल है। मैं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा। आजकल ये बहुत सारे यूट्यूबर और जो ट्विटर पे कईयों ने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है वो आ गए हैं, तो वो इस तरह की ओवरऑल दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। किसी के बारे में इनको फील ही नहीं होता कि फैमिली पर उस सूरत हाल में क्या गुजर रही है। आपका बेशक मुखालिफ भी हो, अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा, आप चाह रहे हैं इस दुनिया से चला जाए, कम अज़ कम उसके जाने का तो इंतज़ार कर लें। उससे पहले तो इस तरह की कोई इमेच्योर किस्म की जो रिपोर्टिंग ना किया करें। और फिर उनके जाने के बाद जो इनसेंसिटिव किस्म के तबसरे हैं, अगर मेरा को मुखालफ हो इस दुनिया से चला जाए तो मैं उसके बारे में कहूँगा जी कि मुझे उसकी अच्छाई का भी जिक्र करना चाहिए, उसके अगर कोई नेगेटिविटी है मैं कह दूँ, यानी कि और मेरे अहले ये हमें ये चीज़ें तारीख़ का हिस्सा होती हैं, उस हवाले से करना चाहिए, लेकिन आपको किसी रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए और ओवरऑल एक एक डिसेंट तरीके से। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।